बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसिफ नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ताईजान ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, इसके बाद कहने लगी, ये रिश्ता अगर इस तरह हो जिस तरह हमारे ख़ानदान में रिश्ते होते रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि खुशगवार दौर का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन अफसोस कुछ किरदार ऐसे हैं जो इस ख़ानदान को मुंतशिर रखना चाहते हैं। बहरहाल मैं अफशा बेगम से यही बात करना पसंद करूँगी कि वो बिल्कुल रिवायती तरीके से हमें अपने बेटे का रिश्ता दें और पूरे ख़ानदान को शामिल करके ये शादी इस तरह करें कि बरसों याद रखी जाए। ताईजान, मैं पूरी तरह आपसे इत्तफाक करता हूँ, मैंने अपनी सोच के मुताबिक कहा। ताईजान गौर से मुझे देखने लगी, फिर बोली, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। ये बात तुम भी जानते हो कि कुछ लोग इस बात की मुखालफत करेंगे, लेकिन तुम मेरा साथ दोगे। अफशा बेगम को मुझसे मिलाओ, इन्हें यह हाल आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहें, मैं ये ज़रूर करूँगा, मैंने कहा। ताईजान बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, हकीकत यह है कि मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। मैंने तुम्हें दोहरी कैफियत का शिकार महसूस किया है। कभी तुम्हारी सोच नेगेटिव होती है और कभी मुझे यूँ लगता है जैसे मेरे सबसे बड़े मददगार तुम ही होगे। तुम मुझे भरपूर ताउन करते हुए नजर आते हो। मैंने एक गहरी सांस लेकर गर्दन झुकाते हुए कहा, आप ठीक कहती हैं ताईजान, वाकई मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। कहती हूँ ना कि खुद को मेरे हवाले कर दो, इसके बाद फ़ायदे ही फ़ायदे तुम्हारे सामने होंगे। एतमाद तो करो मुझ पर। तुमने गोनी का क्या हशर किया है? बड़ी सादा और आम सी बात बताती हूँ कि लोग किसी जिन, भूत या चुड़ैल को कब्जे में करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। चिल्ले, वजीफ़े ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं। तुम्हें ये मौका इतनी आसानी से मिल रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें बहकाया भी जा सकता था। वो तुम्हें सुनहरा के रूप में मिलती या किसी और हसीन लड़की के रूप में, और तुम्हें पता ना चल पाता कि वो गुरनी है, तो तुम खुशी से इससे शादी कर लेते। ये सारी बातें सोचने वाली हैं। तुम अब भी इस बात को मान लो, गुरनी से शादी कर लो, तुम्हारी अपनी एक कुव्वत होगी और तुम खुद महसूस कर लोगे कि तुम क्या बन चुके हो। मेरी मानो, सुनहरा के साथ कुछ वक्त गुजार कर देखो, तुम्हें फैसला करने में दिक्कत नहीं होगी। वो बहुत दिलकश रूप में तुमसे मिलेगी और तुम्हारी हर खुशी का एहतराम करेगी। मैं तुम्हें ये पेशकश करती हूँ कि थोड़ा सा वक्त इसके साथ गुजार लो और इस दौरान कोशिश करके अफशा बेगम को इस बात पर आमादा कर लो कि वो बखुशी सरफराज से सायरा की शादी करने पर तैयार हो जाएं। मुझे मंजूर है ताईजान, मैं आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ करूँगा। ठीक है, मेरा ख्याल है हमारी ये मुलाकात बड़ी कारआमद रही। तुम इस सिलसिले में काम शुरू कर दो। सुनहरा कल तुम्हें फ़ोन करेगी। वो तुम्हें एक मॉडर्न लड़की के रूप में मिलेगी, जैसा कि पहले भी मिल चुकी है, और तुम इसे ये एहसास होने मत देना कि अब तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई बुराई है। ठीक है ताईजान, तुम्हारे इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं ताईजान के पास से वापस आ गया। मैं इनकी एक एक बात पर गौर कर रहा था और मेरे जहन में बहुत से मंसूबे बुन रहे थे। मामा या किसी को मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरे दिन सुनहरा का फ़ोन मौसूल हुआ। कमबख्त बड़ी दिलकश आवाज़ में बोल रही थी, मैं सुनहरा बोल रही हूँ साहब, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर से ज़्यादा फासले पर नहीं हूँ, चाहो तो पैदल भी आ सकते हो, मैं कार में मौजूद हूँ। मेरा इंतज़ार कर लोगी? मैंने कहा, ज़िंदगी भर। तुम आओ तो सही। मैंने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया और इसके बाद पैदल घर से बाहर नहीं चल पड़ा। सुनहरा की खूबसूरत स्पोर्ट्स कार ज़्यादा फासले पर नहीं थी। ड्राइविंग सीट पर वो खुद बैठी थी और आसपास कई नौजवान लड़के इसे देख रहे थे। बहुत ही दिलकश लग रही थी कमबख्त। मैं इसके बराबर जा बैठा तो इसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कहाँ चलें? इसने सवाल किया। ये बात मुझे बतानी पड़ेगी सुनहरा, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दी। फिर बोली, इस वक्त तुम्हारी ज़बान से अपना नाम सुनकर मुझे जितनी खुशी हुई है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम मुझे सुनहरा ही कहा करो और मैं तुम्हारे लिए सुनहरा बनी रहूँगी। आओ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करेंगे। सुनहरा ने काफ़ी फासला तय करने के बाद एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी और हम दोनों अंदर जाकर बैठ गए। इस वक्त ज़रा बराबर ये एहसास नहीं हो रहा था कि वो जीती जागती इंसान नहीं है। इसने एक उम्दा सा ऑर्डर दिया और फिर मुस्कुराकर मुझे देखने लगी और बोली, तुम्हें मेरे अंदर कोई ऐसा एहसास हो रहा है जिससे कोई अजनबियत टपकती हो? बिल्कुल नहीं, सारी उम्र ऐसी ही रहूँगी और तुम्हें कोई शुबा नहीं होने पाएगा।
मैं तो तुम में से हो जाऊं और तुम हम में से हो जाओ, क्या समझे? ठीक है, मैं इस सिलसिले में ताहिरा खानम से बात कर चुका हूँ। हम सब लोग अपनी अलग अलग ज़िंदगी गुजारेंगे, तुम मेरा मौक़िफ़ समझते ही हो, इसने कहा और फिर प्यार भरे अंदाज में मेरी कलाई पर हाथ रखा, लेकिन यूँ लगा जैसे इसे कोई शदीद झटका लगा हो। इसने एक हल्की सी चीख के साथ हाथ पीछे कर लिया और फिर आहिस्ता से बोली, तुमने वो तावीज़ नहीं उतारा? तुम देखो हमारे दुश्मन किस तरह हम पर हावी हो गए हैं। इन्होंने तुम्हें मुझसे दूर करने की ये हर मुमकिन कोशिश की है। वो हमें करीब नहीं होने देना चाहते। प्लीज़ ये तावीज़ उतार दो। ये एक अच्छी बात है सुनहरा, तुम इस कदर दिलकश लग रही हो कि मेरे जहन में तुम्हारे लिए कोई भी बुराई आ सकती है। इस वक्त तक जब तक कि हम मुनासिब तरीके से एक दूसरे की ज़िंदगी में शरीक ना हो जाएं, हमें फ़ासला रखना होगा। कम अज़ कम मैं इसी नज़रिए का कायल हूँ और इसके लिए तावीज़ एक दीवार की हैसियत रखता है। ओह ठीक है, जब तुमने मुझसे ताउन किया है तो मैं तुमसे हर ताउन के लिए तैयार हूँ, सुनहरा ने बेचारगी से कहा। अलबत्ता इसने अपनी कुर्सी थोड़ा सी पीछे खसका ली थी। मैं इसका बगाव जायजा ले रहा था। वेटर ने इसका मंगवाया हुआ ऑर्डर सर्व कर दिया और वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह मेरे साथ खाने पीने में मसरूफ़ हो गई। ताहिरा खानम ने तो एक अच्छी दोस्त होने का भरपूर सबूत दिया है और मेरे लिए सब कुछ करती रही हैं, लेकिन मेरे जहन में एक और तजवीज़ है, इतनी उम्दा कि तुम सुनोगे तो उछल पड़ोगे। सुनहरा ने मुस्कुरा कर कहा, देखो मैं बार बार ये नहीं दोहराऊंगी कि मैं सफूना नहीं बल्कि गोरनी हूँ और सिर्फ अपनी बच्ची के वजूद में ज़िंदा रहना चाहती हूँ ताकि मेरी मोहब्बत कायम रहे। मैं जो तजवीज़ दे रही हूँ वो ये है कि मैं तुम्हारी दोनों बहनों में से किसी एक का रूप धार लूँ। मैं तुम्हारी तायाज़त बहनों की बात कर रही हूँ, हीरा और सुल्ताना की। अगर इनमें से किसी का रूप धार लूँ और तुम इनमें से किसी एक की हैसियत से मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारा पूरा ख़ानदान खुश हो जाएगा और तुम्हारे ताया अब्बू तो जान निछावर करेंगे, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि मैं गीती आरा बेगम को काबू में कर लूँगी। हीरा या सुल्ताना दोनों में से एक का फैसला कर लो कि किसे अपनाओगे, लेकिन फिर सैफूना के इस बदन का क्या होगा जो तुमने महफूज कर रखा है? वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ये तो सिर्फ दुनिया के दिखावे की बात होगी, मगर इसके लिए करना क्या होगा? अगर तुम सुल्ताना या हीरा का रूप धार लोगी तो जिसका रूप धारोगी इसका क्या होगा? तुम्हें इसे कत्ल करना पड़ेगा। ओह, ये तुम एक ऐसा काम बता रही हो मुझे जो मैं नहीं कर सकता। बराए करम कोई सादा रास्ता बताओ, पेचीदगियाँ पैदा मत करो। सुनहरा के रूप में गोरनी अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर मध्यम लहजे में बोली, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? मैं तुम्हें आजमा रही थी कि तुम मेरे मामले में मुखलिस हो या नहीं। मुझे अब यकीन आ गया है कि तुम खुलूस से ये बात कह रहे हो। मुझे सैफूना के बदन को मुतहर्रिक करना है और इसके रूप में ज़िंदा रहना है। हम इस सिलसिले में आइंदा फैसला कर लेंगे कि हमें क्या करना है। थोड़ी देर के बाद हम वहाँ से उठ गए थे। कमबख्त गोरनी ने जो तजवीज़ पेश की थी, खुदा न ख्वास्ता अगर इसके लिए मेरे दिल में कोई ऐसी जगह होती और मैं इस मकसद को पूरा करने में तैयार हो जाता तो क्या वाकई मुझे हीरा या सुल्ताना में से किसी को कत्ल करना पड़ता? मेरे दिल में एक दर्द सा जाग उठा। दोनों मुझसे कितना प्यार करती थी, इनका मुझे भरपूर तरीके से अंदाज़ा था। इसी रात कैसर खान मेरे पास आ गया और बोला, साहब आप मेरे पास थोड़ा बाहर आओगे? हाँ कैसर खान, कहीं गए हुए थे? जी साहब, आज जुमेरात था ना, मैंने आपको बोला था कि मुर्शद ने मेरे को जुमेरात के दिन बुलाया है, मुझे भी ले जाते। नहीं साहब, मुर्शद ने मेरे को अकेला बुलाया था। बताओ क्या बात है, खैरियत तो है? जवाब में कैसर खान ने अपने लिबास के अंदरूनी हिस्से से 2 तजवीज़ निकाले और इनमें से एक मुझे देते हुए कहा, दूसरा मेरे ही पास ही रहने दो साहब। मुर्शद ने कहा है ये एक तावीज़ आपको वो काम देगा जो आप पहले करना चाहते थे। क्या आप इस तावीज़ को अपने इसके सामने जलाओगे जो आपके पास आना चाहता है? कैसर खान ने कहा और मेरे जहन में एक शनाका सा हुआ। गोरनी, मैंने दिल में सोचा। कैसर खान को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मैं जानता था ये बात किसी के लिए कही गई है। और दूसरा तावीज़ कैसर खान, मैंने कैसर खान के दिए हुए तावीज़ को एहतियात से अपने लिबास में संभाल कर रखते हुए कहा, मुर्शद का हुक्म है कि दूसरे तावीज़ के लिए मुर्शद खुद मेरे को बताएगा कि दूसरा तावीज़ मुझे कब आपके हवाले करना है। ठीक है, क्या मुझे ये भी निशानदही की गई है कि जिसके सामने मुझे ये तावीज़ जलाना है इसे खुद बुलाऊं? खुदा का कसम, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बहरहाल मेरे दिल में मुर्शद के लिए बड़ी अकीदत और बड़ा एहतराम था। पिछली बार भी जब इन्होंने मुझे ये तावीज़ अता फरमाए थे तो मुझसे गलती हो गई थी जब मुर्शद ने मेरे लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। दर हकीकत ये चंद लोग ऐसे थे जिनका एहसान मैं कभी उतार ही नहीं सकता था। मुर्शद से एक मामूली सी शनासाई हुई थी और इन्होंने मुझे कितना बड़ा मान दिया था। बहरहाल इस बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। रात को अर्जुमन का फ़ोन आया, जनाब अली क्या बात है, कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हैं? हम आवाज़ सुनने से भी महरूम हैं।
ऐसा ना कहो अर्जुमंद, अब तो तुम दिल के गोशे गोशे में रहती हो। चक्कर नहीं लगाया? अभी मैं चक्कर में हूँ, ज़रा ये चक्कर ख़त्म हो जाए, बस फिर आखिरी ही कुछ चक्कर लगाने पड़ेंगे। वैसे एक बात है साहब, पाकिस्तान आकर आप पता नहीं किस केस के चक्कर में पड़ गए। बहरीन में तो आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। मुझे ये सारे चक्कर प्यारे हैं, क्योंकि इसी चक्कर फेरी में मुझे अर्जुमंद के मिल जाने की उम्मीद हो गई है। खूब बातें बनाना आ गई हैं, पहले तो इतनी बातें नहीं बनाया करते थे आप। वक्त वक्त की बात है, पता नहीं ये इश्क क्या क्या सिखा देता है। वैसे क्या हो रहा है घर में? अल्लाह ताला का एहसान है, बातें होती रहती हैं आप लोगों के बारे में। अर्जुमंद वहाँ मेरी नुमाइंदा है और नुमाइंदों से रिपोर्ट तलब की जा सकती है। मिस अर्जुमंद, हमारे बारे में क्या बातें होती हैं? बस नाना अबू कहते हैं कि बात कुछ समझ में नहीं आती। ये लोग फरिश्ते हैं कि हम जैसे गरीब लोगों को इतनी इज्जत और अहमियत दे रहे हैं, वरना शहाब के लिए पाकिस्तान में लड़कियों की क्या कमी है? एक से एक शानदार लड़की इसके कदमों में आ सकती है। ठीक कहते हैं वो लोग, एक से एक शानदार लड़की मेरे कदमों में आ सकती है, मगर सिर्फ एक लड़की ऐसी है जिसकी जगह मेरे दिल में बन सकती है, और वो है अर्जुमंद। असल में देखने का फ़र्क है। अगर कोई मेरी अर्जुमंद को मेरी निगाहों से देखे तो शायद मेरे पास कुछ है। इससे ज़्यादा कीमती अर्जुमंद के कदमों तले की मिट्टी है। अरे हार गए भाई, हार गए। आप वाकई हमसे ज़्यादा शानदार बातें कर सकते हैं। हम तो आपको अपने आप को ही 3 स्टार खान समझते थे। अर्जुमंद से बहुत देर तक बातें होती रहीं और फिर टेलीफोन बंद हो गया। अर्जुमंद से बातें करके दिल को जिस तरह खुशी का एहसास होता था, इसके आगे सारी बातें हिज थी। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मैं जागता रहा और अर्जुमंद के बारे में सोचता रहा कि जब वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी तो शब रोज़ किस तरह गुजरेंगे। वाकई इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान आकर कुछ अलमिए हुए थे, लेकिन अर्जुमंद अगर मिल जाए तो ज़िंदगी में एक खुशगवार सफ़र का आगाज़ हो सकता है। इन्हीं सोचों में नींद आ गई। दूसरी सुबह खुद ब खुद एक खुशगवार कैफियत का एहसास हुआ था। कैसर खान के पास जा बैठा। बड़ा मुखलिस इंसान था और बहुत अच्छा दोस्त। मेरे लिए तो हमेशा जान निछावर करने को तैयार रहता था। कैसर खान के पास बैठा चाय पी रहा था कि गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने कैसर खान को चौंक कर देखा। गाड़ी से उतरकर जो शख्सियत अंदर आई थी, इसका इस वक्त आना इंतहाई हैरतनाक था। ये वकील ज़ाहिर हुसैन थे। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और मेरे मुंह से निकला, खुदा खैर करे। मैं तेज़ी से ज़ाहिर हुसैन के पास पहुंचा और बोला, ज़ाहिर हुसैन साहब, खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। दिल में एक बेचैनी थी जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। तुम्हारे पास आना था। मैंने सोचा कि पहुंच जाऊं, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। मेरा मतलब है कि तुम लोग नागवारी से मेरी आमद को देखोगे, लेकिन मैं तुम्हें समझा लूँगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं ज़ाहिर हुसैन साहब? आप मेरे अंकल हैं, सिर्फ वकील तो नहीं हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं। आइए, अंदर आइए। ये बताओ, मुमताज़ अहमद और अफशान बेगम जाग गए होंगे? दोनों जाग गए होंगे। मैं इन्हें लेकर अंदर आ गया। ताया अब्बू के बारे में मुझे यकीन था कि जाग रहे होंगे। मामा भी जाग जाया करती थी। ज़ाहिर हुसैन साहब को देखकर ताया अब्बू भी हैरान रह गए। मैंने कहा, आप बैठिए यहाँ, मैं मामा को बुला कर लाता हूँ। फिर मैं मामा को लेकर आ गया। ज़ाहिर हुसैन हम दोनों को देखकर बोले, मुमताज़ अहमद साहब बहुत ही हैरान है कि सुबह ही सुबह मैं कैसे नाजिल हो गया, लेकिन मैंने इनसे कह दिया कि ज़रा भाभी साहिबा और शहाब आ जाएं, इसके बाद ही मैं कुछ बता सकूँगा। वैसे एक बुरी खबर है और इसका ताल्लुक मेरी बदनसीबी से है। क्या हुआ ज़ाहिर हुसैन साहब? तमीद ना बांधें। आपका इस तरह सुबह ही सुबह आना हमारे लिए बड़ा सनसनीखेज़ है। बंटवारे के कागजात की तफसीलात अदालत में पेश कर दी गई थी। ये बात तो आपके इल्म में है। मोहतरम जज साहब इनका जायज़ा ले रहे हैं।